मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सहचारी इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम तृतीय वर्ष कला के इतिहास के फर्स्ट पेपर में कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां इस विषय पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही हैं, उनका स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, उनका साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है और उनके बारे में हमें उनकी प्रशस्तियों से क्या उपाधियां मिलती हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताने के साथ ही हम ये बताना चाहेंगे कि राजनीतिक दृष्टि से जो कुछ भी उनको विरासत में राज्य मिला था उसकी तो उन्होंने रक्षा की थी, साथ ही उत्तर पूर्व में उस मेवाड़ राज्य की सीमाओं का विस्तार भी उन्होंने किया था। तो कुंभा एक बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। जिस समय वह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे उस समय मेवाड़ आंतरिक अव्यवस्थाओं का शिकार बना हुआ था। सीमांत क्षेत्र के करद शासक और सामंत स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही पड़ोसी जो मुस्लिम शासक थे, मालवा और गुजरात, वो भी मेवाड़ को हड़पने की योजनाएं बना रहे थे। लेकिन कुंभा ने अपने शौर्य से, साहस से आंतरिक उपद्रवों का ही दमन नहीं किया, बल्कि उन्होंने मारवाड़ के राठौड़ों का प्रभाव को भी क्षीण किया और मुस्लिम शासकों के आक्रमणों को भी मेवाड़ पर हावी नहीं होने दिया। इस तरह से कुंभा की सैनिक प्रतिभा और योग्य नेतृत्व हमें उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। जहाँ तक सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात है, कुंभा केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला और विद्या के क्षेत्र में भी उन्होंने नई चेतना का संचार किया था। इतिहास में ऐसा माना जाता है, स्थापत्य कला के क्षेत्र में कवि राजा श्यामल दास के अनुसार भी मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए थे और उनमें से भी कुंभलगढ़ का दुर्ग सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। तो एक विजेता के साथ साथ उन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में भी मेवाड़ में जो निर्माण कार्य करवाया वो वास्तव में मेवाड़ के अन्य किसी शासक के काल में हमें दिखाई नहीं देता है। और ख़ासतौर से दुर्ग, मंदिर, भवन, जलाशय, ये इनके काल में काफ़ी संख्या में निर्मित हुए थे। इन्होंने कई सारे दुर्गों का जो निर्माण करवाया था, उसमें कुंभलगढ़ के दुर्ग के लिए ये कहा जाता है कि इसकी वजह से उन्होंने अपने राज्य की पश्चिमी सीमा और सिरोही के बीच के तंग रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए ये दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो कि सामरिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इसके अलावा अन्य दुर्गों के निर्माण से भी उन्होंने मेवाड़ राज्य की पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा को भी सुरक्षित करवाया था। कुंभा के नए दुर्गों जो निर्माण करवाए थे या जीर्णोद्धार करवाए थे, उनमें आबू में अचलगढ़ का जो दुर्ग है, प्राचीन दुर्ग, वो भी उपयोगी माना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से इसमें स्वयं अपने निवास के लिए तथा सेना के रहने के लिए भी निवास स्थान बनाए थे। इसके अलावा कुंभा के काल में युद्ध कला और स्थापत्य कला का सामंजस्य भी हमें दुर्गों में देखने को मिलता है। कुंभा के दुर्गों में के बारे में ये भी कहा जाता है, जो प्रमुख उनका शिल्पी था वो मंडन था। और दुर्ग में ख़ासतौर से जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है उसमें 50,000 व्यक्ति एक साथ रह सकते थे। और इस दुर्ग की जो प्राचीर हैं वो भी
एशिया में दूसरे नंबर की मानी जाती है। चीन की दीवार के बाद कुंभलगढ़ की दुर्ग की प्राचीर मानी जाती है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 4 अश्व एक साथ उस पर चल सकते हैं। इसी तरह से दुर्ग को चारों तरफ से विशाल प्राचीर और बुर्जियों से मजबूत बनवाया गया। दुर्ग के सबसे ऊंचे भाग पर कुंभा ने अपना निवास स्थान बनवाया था, जो कि कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। दुर्ग को कई पहाड़ियों और घाटियों से मिलाकर बनाया गया था। यद्यपि अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ दुर्गों को बनवाने में उसने अतुल धनराशि खर्च की थी, लेकिन जो स्वयं के लिए महल बनाया था वो सादगीपूर्ण था। इसके अतिरिक्त गोपीनाथ शर्मा ने भी लिखा है कि ये गढ़, कुंभलगढ़ के बारे में, ये गढ़ राज परिवार के लिए तथा आसपास की बस्ती के लिए सुरक्षा की व्यवस्था कुंभा के बाद भी सदियों तक करता रहा और सैनिक सुरक्षा के विचार से इस दुर्ग की उपयोगिता अधिक थी। कला की बजाय सैनिक दृष्टि से ये जो दुर्ग था अपने ढंग का हमारे देश में एक ही दुर्ग माना जाता है। इनके अलावा चित्तौड़ दुर्ग में कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ आज भी उस महान शासक का उसका राजनीतिक उपलब्धियों को बताता है। इसके अलावा 1439 में कीर्ति स्तंभ और इसका निर्माण करवाया था और 1459 में ये बनकर तैयार हुआ था। इसके अतिरिक्त इस स्तंभ के बारे में ये कहा जाता है कि ये स्तंभ 30 फुट चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 122 फीट है। 9 मंजिलें हैं, जिसमें घुमावदार सीढ़ियां हैं और संपूर्ण कीर्ति स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की अद्वितीय मूर्तियों से घिरा हुआ है। हिंदू शैली के अलंकरण से ये सुसज्जित है। तो कुंभा के द्वारा जो निर्मित दुर्ग हैं, उनमें ये दुर्ग एक अलग ही हमें कुंभलगढ़ और चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो बनाया गया है, ये भी एक अलग कला की दृष्टि से, स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही अद्भुत है। कुछ विद्वानों के अनुसार कीर्ति स्तंभ का निर्माण महमूद खलजी की विजय के प्रतीक के रूप में करवाया गया था, लेकिन उपेंद्र नाथ डे की ऐसी मान्यता है कि ये विजय स्तंभ न होकर विष्णु स्तंभ है और उन्होंने इसको स्वीकार भी नहीं किया है कि उस महमूद खलजी को पराजित करने की स्मृति में ये बनाया है। कुंभा ने महमूद खलजी को परास्त किया, इसकी पुष्टि कुंभलगढ़ प्रशस्ति से भी होती है और विजय स्तंभ केवल विजय स्मारक ही नहीं बल्कि ये हिंदू प्रतिमा शास्त्र की एक अनुपम निधि भी माना जाता है। कुंभाकालीन स्थापत्य कला में मंदिरों का भी महत्वपूर्ण स्थान है और ये जो मंदिर हैं अपनी निर्माण शैली में भिन्न हैं और यद्यपि परंपरागत शैली को इन्होंने लिया है, लेकिन कला के क्षेत्र में ये उत्कृष्ट कहे जा सकते हैं। इन मंदिरों में चित्तौड़ का कुंभ स्वामी मंदिर है, श्रृंगार गौरी का मंदिर है, एकलिंगजी में मीरा मंदिर है और रणकपुर के मंदिर हैं, जिसमें जैन मंदिर भी है। इन मंदिरों में एकलिंगजी का मंदिर बहुत पुराना है और कुंभा ने मूल मंदिर में एक विशाल मंडप और तोरण का निर्माण करवाया था। तो कुंभा ने चित्तौड़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, यहाँ पर दुर्ग में कुंभा स्वामी के मंदिर बनवाए। कुंभा के काल की सभी देव मूर्तियाँ आभूषणों तथा सर्वथा नवीन प्रसाधनों से युक्त हैं। इन मंदिरों में कुंभाकालीन जीवन की घटनाएं, पौराणिक कथाएं उत्कीर्ण की गई हैं और कलाकारों की ये अनुपम कृतियाँ अपनी सजीवता, सौंदर्यपूर्ण कला की एक विशिष्ट उदाहरण है। साथ ही ये कुंभा के धार्मिक विचारों को भी प्रदर्शित करते हैं। उनके काल में सभी धर्मों को संरक्षण था और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की उनकी नीति का भाव देखा जा सकता है।
कुंभा का दूसरा बिंदु है विद्या अनुराग। यह साहित्य के क्षेत्र में उनकी खुद की उपयोगी उपलब्धि क्या है और साहित्यकारों को वो किस तरह से संरक्षण देते थे। तो कुंभा न केवल योद्धा थे, स्थापत्य कला प्रेमी थे, बल्कि वो विद्या अनुरागी भी थे और उनके द्वारा लिखित कई सारी रचनाओं की हमें जानकारी मिलती है। इनमें संगीत के क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 3 ग्रंथों की रचना की थी, संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया। कुंभा ने संगीत के प्रख्यात ग्रंथ संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी थी। ऐसी विद्वानों की मान्यता है कि कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया जो है वो गीत गोविंद की टीका है, उसका भाषा अनुवाद है। कुंभा ने चंडी शतक की टीका भी लिखी थी। इसी तरह से कुंभा के बारे में ये जानकारी मिलती है कि वो नाटककार भी थे, उनके 4 नाटकों की बात भी आई है। साथ ही कुंभा विद्वानों का आश्रयदाता भी था, कलाकारों का आश्रयदाता भी था और कई सारे उनके दरबार में रहते थे। जैसे मंडन नामक शिल्पी ने देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वस्तु मंडन, वास्तुशास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की थी। इसी तरह से शिल्पी नाथा ने भी वास्तु मंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्वार, धोरणी, कलानिधि आदि ग्रंथों की रचना की थी। कीर्तिस्तंभ की प्रशस्ति की रचना 3 कवियों ने की थी, कवि, अत्रि और महेश। इन तीनों ने की थी और इनके बारे में भी हमें इसमें जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त एकलिंग महात्म्य के लेखक कान्हा व्यास ये कुंभा के वैतनिक कवि थे, वेतन इनको मिलता था। कुंभा के शासनकाल में अनेक जैन विद्वान भी हुए हैं जिन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना की थी और इनमें सोम सुंदर, जयचंद सूरी तथा सोमदेव आदि उल्लेखनीय हैं। कुंभा के समय के सांस्कृतिक विकास के कारणों की विवेचना करते हुए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस बौद्धिक और कलात्मक अभिसृष्टि के प्रमुख कारणों में मेवाड़ की प्राचीन परंपराओं का गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र की सभ्यताओं से संपर्क होना था। इसमें संदेह नहीं कि उस समय अनेक विद्वान महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा से यहाँ आते रहे और यहाँ के विद्वान भी उन भागों में जाते रहे, जिसके फलस्वरूप सांस्कृतिक उत्थान हुआ। कुंभा का विद्यानुरागी होने की वजह से ही इन क्षेत्रों में हमें योगदान मिलता है। साथ ही उनके जो विरुद्ध हैं, उपाधियां हैं, ये भी हमें कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति से, कुंभलगढ़ प्रशस्ति से प्राप्त होती हैं। इनसे पता लगता है कि कुंभा की अन्य क्या उपलब्धियां रही हैं। जैसे उन्हें महाराजा धीराज, राय रायन, राणो रासो, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, ये उपाधियां उनको दी गई हैं। इनमें से कुछ उपाधियों के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे राजगुरु का मतलब है राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता, दानगुरु का अर्थ है महान दानी, हाल गुरु का अर्थ है पहाड़ी दुर्गों का स्वामी और इसी तरह से परम गुरु का अभिप्राय भी उस समय के सर्वोच्च शासकों से रहा है। छाप गुरु मतलब छापामार युद्ध पद्धति में पारंगत, नरपति मतलब नरपति, अशुपति, गणपति, ये सारी चीज़ें उनकी श्रेष्ठ शासक और सेना नायक की द्योतक हैं। तो कुंभा एक तरह से एक महान शासक कहे जा सकते हैं और न केवल वो एक पराक्रमी योद्धा थे बल्कि
वह कला और अन्य क्षेत्र में भी दक्षता रखते थे। जो उन्नति उनके काल में हुई वो फिर कई शताब्दियों तक हमें देखने को नहीं मिलती है। तो स्वयं वो उच्च कोटि के विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी रहे थे। केवल वो कुशल राजनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने मेवाड़ की सुरक्षा भी की थी, बाह्य आक्रमणों से मेवाड़ की 1 इंच भी भूमि नहीं जाने दी थी, और साथ ही उन परिस्थितियों में मेवाड़ को एक समृद्ध स्थान तक पहुंचाया था। ऐसा उपेंद्रनाथ डे का भी मानना है कि कुंभा के काल में मेवाड़ एक शक्ति के रूप में उदित हुआ था। प्रशस्तियों के आधार पर ऐसा लगता है कि वो श्रेष्ठ मानव थे और योग्य शासक थे। मेवाड़ में अपनी सर्वोच्चता उन्होंने कायम की थी और किसी भी तरह से उन्होंने मेवाड़ को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उनकी जो देन है वो अभूतपूर्व है, और यही कारण है कि कुंभा को इतिहास का एक युग पुरुष माना जा सकता है।